हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज फिर हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक उपयोगी सूचना। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो होने वाली है यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट यानी कि जिस प्रकार से अगर आपने एमए किया है, एमए हिंदी किया है, तो आप क्या करते हैं, हिंदी से आप नेट या जेआरएफ देते हैं। ठीक है। एमए हिस्ट्री किया है तो एमए हिस्ट्री से आप नेट जेआरएफ देते हैं। अगर आपने अगर आपने एमए इकोनॉमिक्स कर रखा है तो आप इकोनॉमिक्स से नेट जेआरएफ देते हैं। अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो आप कॉमर्स से यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने कर रखा है यम लिब यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखा है तो आप दे सकते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से नेट और जेआरएफ की परीक्षा। आज इसी विषय पर पूरी चर्चा होगी वीडियो में आप लोगों के सामने। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो यूजीसी नेट है इसकी परीक्षा कराती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है। यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपका एक तरह का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप किसी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं, या आप कहीं पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये वीडियो इसी को विस्तार से समझने के लिए हमने बनाया है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में सिलेबस क्या है, किस किस टॉपिक पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने टॉपिक हैं जिसको पढ़ने के बाद हम यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए चर्चा करते हैं। और आज के इस वीडियो में पूरी चर्चा होने वाली है यूजीसी नेट एंड जेआरएफ की। अभी हम आगे ये भी बात करने वाले हैं कि कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं आपको एमएलआईएस में इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है। तो हम सब कुछ बात करेंगे, वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी बताने वाले हैं जो कि आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को आप ज़रूर लेकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस की। और ये जो सिलेबस है वो है, सब्जेक्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जी हाँ, ये आपका ही सब्जेक्ट है, ये मेरे बच्चों का सब्जेक्ट है जो कि बीएलआईएस के बाद एमएलआईएस कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार कराई जाती है। एक तो आपका जून होता है, जून में एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ का, और दूसरा होता है दिसंबर में। ठीक है। एक होता है जून में और एक होता है दिसंबर, यानी कि हर 6 माह पे आपका नेट का एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। मैंने कहा था कि मैं पूरी जानकारी दूंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए नेट आवश्यक है। जी हाँ, अगर आप नेट, भाई देखिए, जिस प्रकार से आप टीचिंग के लाइन में जाना चाहते हैं, अगर आप माध्यमिक स्तर पर पढ़ाते हैं या प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो आपको टेट या सीटेट की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है? पड़ती है ना। आप सब लोग टेट में और सीटेट में आप लोग देखते हैं कि यूपी के हैं तो आप लोगों को टेट में क्या 82 नंबर, 90 नंबर, ये पासिंग मार्क्स होते हैं ना, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, सब ये सारी जानकारी आप रखते हैं। तो उसी प्रकार से हायर एजुकेशन में पढ़ाने के लिए, यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें कि आपने पीजी किया हो
उस सब्जेक्ट से आपको नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और आज का जो विषय रहने वाला है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से नेट कैसे क्वालिफाई करें, नेट या जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करें, उसके लिए क्या सिलेबस है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। हम इस फॉर्म को भरेंगे कब? अगर हमने एमएलआईएस कर लिया है तो क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी हाँ, आप एमएलआईएस कर लिए हैं या कर रहे हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। एमएलआईएस में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 55% मार्क्स आपका होना चाहिए एमएलआईएस में। और एमएलआईएस अगर आप अपीयरिंग भी हैं, ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एमएलआईएस आपने एक सेमेस्टर दे दिया है तो भी आप इस फॉर्म को अपीयरिंग में भर सकते हैं, नेट के फॉर्म को। जून में और दिसंबर में वर्ष में 2 बार परीक्षाएं इसकी कराई जाती हैं, एक जून में होती है और एक दिसंबर। तो ध्यान दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हम बात करने वाले हैं नेट सिलेबस की, और सिलेबस होगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, जिसका कोड है 59। और अब हम लोग सीधा चलते हैं यूनिट 1 पर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कितने यूनिट में यहाँ पर दिखाई गई है, कितने यूनिट में इसका सिलेबस तैयार किया गया है और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यूनिट 1 में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, डाटा इन्फॉर्मेशन पहला पहला चैप्टर देखिए, पहला क्या यूनिट में ये पूछा जाता है, डाटा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल, ठीक है, जनरेशन, कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिसमेंशन। और देखेंगे रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक चीज़ मैं बता दूँ, सब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसको हम एक बार हिंदी में भी इसका सिलेबस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे एक वीडियो के माध्यम से। आज हमको इसका इंग्लिश का पीडीएफ मिला है यूजीसी के साइट से, तो हम इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जो जो ये वर्ड है ना, अगर आपको इंग्लिश में जितना अच्छा समझ आ जाएगा ना, वो आपको हिंदी में नहीं समझ आएगा, क्योंकि इन सारे शब्दों की हिंदी बहुत टफ हो जाया करती है, वो समझने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर आप इसको डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल पर मिल जाएगी, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन साइंस, कम्युनिकेशन, यही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये यूनिट 1 है। आप देख रहे हैं इसमें इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आईपीआर एंड लीगल इश्यूज एंड यहाँ पर आप देखिए इसका जो है कि प्लेगरिज्म का कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज है। ये टोटल आपका यूनिट 1 में जो है कि 10 लेसन या 10 टॉपिक कह दिया गया है, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए भाई, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है, एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है, बहुत बड़ी परीक्षा है भाई, नेट की और जेआरएफ की। तो सिलेबस थोड़ा बहुत तो टफ रहेगा ही, आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी हम आगे ये भी बताएंगे कि आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ मिल सकते हैं आसानी से। हम सारी उन किताबों की भी चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। तो यूनिट 1 आपने देख लिया। यूनिट 1 में आपको डाटा इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें, मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशन का क्या महत्व है इसको बताना है। यहाँ पर आपको डाटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज, यानी कि डाटा और इन्फॉर्मेशन, सूचना से संबंधित जो भी ज्ञान की बात की जाए, इन्फॉर्मेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जीवन में इन्फॉर्मेशन का महत्व क्या है भाई, प्लानिंग मैनेजमेंट में इन्फॉर्मेशन का क्या रोल है, इन्फॉर्मेशन साइंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, इसका जो है कि अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन किस प्रकार से, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी यहाँ पर है, कम्युनिकेशन है, यहाँ पर संचार माध्यम की बात की जाएगी, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की बात की जाएगी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की बात की जाएगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, नेशनल नॉलेज कम्युनिकेशन, नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज देख रहे हैं,
ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स पर आप इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, और कुछ बुक्स भी हम आज आपको बताने वाले हैं लास्ट में, उसमें आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारी यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा यूनिट देख लेते हैं यहाँ पर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखना है लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो है कि लाइब्रेरीज का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखना है, ऐतिहासिक वो विकास देखना है यहाँ पर। और यहाँ पर कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन ऑन लाइब्रेरीज इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल एंड नेशनल। ठीक है, लाइब्रेरीज कितने प्रकार की होती हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, शैक्षणिक हो गया, यानी कि एकेडमिक हो गया, पब्लिक, सार्वजनिक और स्पेशल हो गया, विशेष कार्यों के लिए लाइब्रेरी, और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, भारत के राज्यों में लाइब्रेरीज के जो नियम बनाए गए हैं, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट्स, द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर, पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, जितने भी एक्ट हैं उस पर आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का भी लॉ है भाई, उसको भी आपको पढ़ना है। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन के विषय में प्रोफेशनल स्किल्स एंड कंपिटेंस, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन नेशनल। अच्छा हाँ भाई, ये ध्यान से देखिएगा, इफ्ला हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ALA हो गया, SLA हो गया, UGC हो गया, RRRLF राजा राम मोहन राय, ये आपने पढ़ा होगा, MLIS के छात्र, BLIS के छात्र, यूनेस्को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ILA पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा होगा, वही सब आपको विस्तार से इसमें पढ़ना है, नेट के सिलेबस में दिया गया है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, भारत में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन के विषय में पढ़ना है। लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, टाइप ऑफ यूजर्स स्टडी, यूजर्स एजुकेशन के विषय में पढ़ना है। टोटल यहाँ पर नौ टॉपिक दिए गए हैं यूनिट 2 में। यूनिट 10 भी है भाई, 10 भी है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, एरियाज, स्टैंडर्ड्स, टाइप्स एंड मॉडल्स, ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन लिटरेसी 10वां है आपका। और आगे चलते हैं, और पेज नंबर 3 पे हम लोग आ गए हैं, यूनिट 3 है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड फॉर्मेट्स। देखिए नेट के लिए आपको बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा भाई। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, सोर्सेज प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, उसमें आपका जनरल्स आ जाएंगे, और आपका प्रोसीडिंग, पेटेंट्स, स्टैंडर्ड्स, थीसिस, ये सारी चीज़ें, डिजर्टेशन, ट्रेड लिटरेचर, ये सारी चीज़ें प्राइमरी इंफॉर्मेशन। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन अलग से दिया गया है यहाँ पर, यानी कि आपको अलग से सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, और यहाँ पर इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेरिटरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिक्शनरीज हो गया, ईयर्स बुक्स हो गया, ये सारी चीज़ें, रेफरेंसेस, सोर्सेज, बिब्लियोग्राफी, और यहाँ पर बिब्लियोग्राफिकल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जियोग्राफिकल, ये सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में सब्जेक्ट, गेटवेज, वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड्स, डिस्कशन फॉर्म्स या ग्रुप, डाटाबेस में बिब्लियोग्राफी, न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डाटाबेस। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और 10वां है इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेज एंड वेब रिसोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरे में भी आपका टोटल कितना था, 10 टॉपिक था। यहाँ चौथे में भी आप देखेंगे कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, चौथे यूनिट में भी आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं, रेफरेंस सर्विसेज हैं, ठीक है, और यहाँ पर अलर्टिंग सर्विसेज हैं आपकी। और उसके बाद आप देख रहे हैं इंटर लाइब्रेरी लोन हो गया, या डॉक्यूमेंट डिलीवरी हो गया, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स हो गया, मोबाइल हो गया, ओपेक हो गया, मोबाइल डाटाबेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट हो गया, लाइब्रेरी ऐप्स हो गया, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन हो गया, और वेब 2.0
एंड 3.0 लाइब्रेरी 2.0 कॉन्सेप्ट, ये सब ऐप है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोलाबरेटिव सर्विसेज, सोशल नेटवर्क, एकेडमिक सोशल नेटवर्क, सोशल टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग हो गया, वेब हो गया, स्किल डिस्कवरी सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क हो गया। इसमें आपका डेसी डॉग, सेंस डॉग और इन्फ्लेमनेट चर्चा की गई है आपसे। डेलनेट हो गया, आरनेट हो गया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क हो गया, और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क यहाँ पर आप देख रहे हैं, एग्रिस हो गया। इन सारी चीज़ों को आपने UPRTOU के जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको बुक्स चाहिए होगी जिसमें आप विस्तार से थोड़ा इन टॉपिक्स को पढ़ें। लाइब्रेरी रिसोर्सेज शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंस्टोरिया नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये हो गया। और 5वीं यूनिट आपकी है, 5वीं यूनिट में आप देख रहे हैं इसमें भी आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, नेचर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑर्गेनाइज, यहाँ पर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ये सारा आपको यहाँ पर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, DDC हो गया, UDC हो गया, CC हो गया, ठीक है। DDC का 19वां संस्करण आपने पढ़ा है बिलीव करते समय, और CC का 6th एडिशन आपने पढ़ा है। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटलॉगिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोड हो गया, कैटलॉगिंग कोड, CCC एंड AACR भी आपने पढ़ा है भाई, उसी को यहाँ पर विस्तार से केवल पढ़ना है। आप देख रहे होंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, रिकॉर्ड फॉर्मेट्स एंड डिस्क्रिप्शंस, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स, एब्स्ट्रैक्टिंग टाइप एंड गाइडलाइन, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। सिलेबस है बहुत ही थोड़ा सा विस्तार में पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ स्कूल एंड स्कूल्स ऑफ थॉट, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल, लाइब्रेरी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब एवेल्युएशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। लाइब्रेरी बिल्डिंग फर्नीचर, यहाँ पर आपको ग्रीन लाइब्रेरी बिल्डिंग मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, MBO, चेंज मैनेजमेंट। और आप देख रहे हैं नवा है आपका यहाँ पर नॉलेज मैनेजमेंट और मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पर आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 7वीं यूनिट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, अगर आप लाइब्रेरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्ञान जरूर होना चाहिए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, हाई लेवल लैंग्वेजेस और वेब लैंग्वेजेस आपको पढ़नी होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपको ISDN है, PSDN है, मल्टीप्लेक्सिंग है, मॉड्यूलेशन है, यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। और वायरलेस कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया, वाईफाई, और यहाँ पर कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन आपको पढ़ना होगा। कंप्यूटर नेटवर्क, यहाँ पर टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन मैन वैन, तीनों आपको पढ़ना होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, आपको तीनों ये विस्तार से पढ़ना है। इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सर्च इंजन, मेटा, और यहाँ पर एंटिटी सर्च इंजन यहाँ पर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, यहाँ पर HTTP, यस, HTTP, FTP, ये सारे प्रोटोकॉल से आपको पढ़ने होंगे। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया, मल्टीमीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ें। डाटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल हो गया आपका।
ये सारी चीज़ें हैं आपके 7वें और 8वें यूनिट में आपको देख लेना होगा। इसमें भी आपको 10 टॉपिक टोटल है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो है ये न्यू टॉपिक है आपका, और इस पर जो है कि विस्तार से आपको पढ़ना है। लाइब्रेरी ऑटो में इसका एरिया क्या है, प्लानिंग क्या है, और सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। यानी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब हो जाता है लाइब्रेरी स्वचालन। ठीक है, लाइब्रेरी स्वचालन आपने MLIS में पढ़ा है। ठीक है, लाइब्रेरी को किस प्रकार से स्वचालित किया जाए, उसको यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे आप लोग। ठीक है, बार कोड हो गया यहाँ पर, डिजिटाइजेशन, प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोसेस इशूज़, यानी डिजिटल लाइब्रेरी के विषय में आप पढ़ेंगे। डिजिटल, आप लोग डिजिटल लाइब्रेरी का स्वरूप आजकल देख रहे होंगे, हर जगह डिजिटल लाइब्रेरीज खुल रही हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। डिजिटल प्रिजर्वेशन हो गया, नीड पर्पस, डिजिटल लाइब्रेरी, यहाँ पर इंटिटिव्स हो गए, और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स रिपोजिटरीज हो गया, नीड पर्पस, टाइप्स एंड टूल्स, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हो गया इन इंडिया। और यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है इसका सिलेबस, लेकिन अगर आप एक एक यूनिट को अच्छे से देखते हैं, एक एक यूनिट में दिए गए टॉपिक्स को अच्छे से देखते हैं, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं है भाई। थोड़ा सा नेट का ये एग्ज़ाम है तो कठिन तो होगा ही। ओनटोलॉजी है, यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, यहाँ पर AI भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर ओनटोलॉजी टूल्स एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं 9वें यूनिट की बात कर लें। अगर हम 9वें और 10वें यूनिट की बात करेंगे, 9वें यूनिट में सबसे पहले देख लेते हैं रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, MLIS में भी आपका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च वाला, उससे आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। और UPRTU में जो बुक प्रोवाइड कराई गई है वो काफ़ी अच्छी है। रिसर्च मेथड्स हो गया, यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन हो गया, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, स्टैटिकल पैकेजेस हो गया, और रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हो गया, मैट्रिक स्टडीज़ हो गया, इम्पैक्ट फैक्टर्स हो गया, और यहाँ पर ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च हो गया। 10 टॉपिक इसमें भी हो गए 9वें यूनिट में। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आज हम केवल आपको सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या आपके लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद आप कहेंगे तो हम एक एक यूनिट के एक एक पार्ट पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, 10 यूनिट टोटल दी गई हैं, 10 यूनिट में एक एक यूनिट के एक एक पार्ट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कम से कम एक यूनिट में 8 से 10 दिन का समय लग जाएगा। एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम को हर जगह से, हेल्थ से, एग्रीकल्चर से, हर जगह से इसमें जोड़ करके बताया गया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जोड़ा गया है। और यहाँ पर आर्चिव, म्यूजियम्स एंड ओरिएंटल लाइब्रेरीज हो गया, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड वोमेन। लास्ट में ये भी यहाँ पर जोड़ा गया डिसेबिलिटी, यानी कि जो लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, या चिल्ड्रन है या वोमेन है, उनके लिए लाइब्रेरी सिस्टम किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ये आपने आज देखा जो है, लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस आपके सामने रखा गया, ये बहुत ही विशालकाय है, लेकिन विशालकाय कुछ भी नहीं है। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अच्छे से आपने बिलीव और एमलिप की है और आप चीज़ों को समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को आप पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप ढंग से एक बार तैयारी कर लेते हैं तो आप JRF नहीं तो नेट तो आराम से आप लोग क्वालिफाई कर ही लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल भाई, चलिए जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन लोगों को हम बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं। कुछ छात्र होंगे जो बिलीव के बाद रुक गए होंगे, यानी कि उनको KVS में, ENVS में, या EMRS जो अभी हुआ है पेपर, EMRS में जॉब चाहिए होगी तो वो बिलीव पे जाकर के रुक गए होंगे। और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो बिलीव के बाद नहीं रुके होंगे, वो लोग पहुंच गए होंगे एमलिप पर, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा और आगे जाना है, यानी कि उन लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में काम करना है एज अ लाइब्रेरियन, और उन लोगों को डिग्री कॉलेजेस में काम करना है। एमलिप कर लिए होंगे
और इसी के साथ साथ जो लोग यूनिवर्सिटीज़ और डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं वो इससे भी आगे जाएंगे, एमलिब के भी आगे जाएंगे, वो नेट क्वालिफाई करेंगे या जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और जा करके यूनिवर्सिटीज़ में या डिग्री कॉलेजेस में बच्चों को लाइब्रेरी साइंस के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नेट सिलेबस, और इसी कड़ी में आगे चलिए हम देख लेते हैं कि इस सिलेबस को पढ़ने के लिए और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, वो सारी जानकारी के लिए आपको हम कुछ पुस्तकें यहाँ पर दिखाने वाले हैं। उन पुस्तकों को ज़रूर देखिएगा और ध्यान से ज़रूर हम कहेंगे कि एक दो पुस्तक ले करके ज़रूर देखिए कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, तो आइए आप शुरुआत करते हैं उन पुस्तकों की लिस्ट के बारे में। पुस्तकों के लिस्ट की कड़ी में जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी आप लोगों से कि आप कुछ बुक्स को ले सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं और कुछ सॉल्व पेपर भी होंगे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के। तो ये देखिए 2024 यूजीसी नेट जेआरएफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस सॉल्व पेपर्स हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स। हर एक सब्जेक्ट में आप यूथ कंपटीशन पढ़ते होंगे तो लाइब्रेरी साइंस में भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा मैटर यहाँ पर ये प्रोवाइड कराता है यूथ कंपटीशन। ध्यान से देखिएगा, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आप जो है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अप टू डेट सॉल्व पेपर ले सकते हैं। परीक्षा ज्ञान कोश 2012, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2000 वर्ष 2012 से अद्यतन यानी कि 2012 से लेकर 2024 तक के प्रश्न इसमें यहाँ पर आरपीएससी, आरएस, एमएसबी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस और इसरो हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूके एसएससी हो गया, सीजीपीएससी हो गया एवं अन्य परीक्षाओं हेतु अति उपयोगी प्रश्न जो हैं इसमें दिए गए हैं 2012 से अद्यतन अभी तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लाइब्रेरी साइंस से यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक है भाई यूथ कंपटीशन की। इसको मैं यहाँ पर किसी पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे इस एक लाइन में बोल देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर जो उपयोगी पुस्तकें लगी वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, रुद्र एजुकेशन जोन में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बिलीव और एमलिव कर ली है और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने सपनों को जो है कि एक धार देना चाहते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। प्लीज़ बच्चों आप लोग आगे जाओ, बाकी मुझे तो राह केवल दिखाना है। मैं आज ये राह दिखाने का काम कर दिया हूँ। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं लाइब्रेरी साइंस से, तो वो ज़रूर आगे बढ़ें। मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। तो ऐसे बच्चों के लिए आज का ये वीडियो है। तो आप लोग यूथ कंपटीशन ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में नॉलेज हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स में ये 2022-23 का है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है पता है? यहाँ पर आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में पूछे जा रहे हैं, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और जो सिलेबस हमने दिखाया वो भी इसके शुरुआत में ही दे दिया जाता है। और ये देखिए एक आपका पुस्तक है, आर गुप्ता की है। ये है पॉपुलर मास्टर गाइड है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। ये काफ़ी थोड़ा मोटी पुस्तक है, लेकिन इसमें पेपर 2, जी हाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये आपका पेपर 2 है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और एक होता है पेपर 1 जिसमें रीजनिंग वगैरह जीएस वगैरह पूछी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और बहुसंख्यक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है इसमें, और पूर्व परीक्षा प्रश्न यानी हल सहित प्रश्न भी दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित पुस्तक है और ये पुस्तकालय में सूचना विज्ञान के लिए है। आर गुप्ता कृत है, पॉपुलर मास्टर गाइड है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो भाई इसको भी मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा पुस्तक को। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। पिछले प्रश्न पत्र एक और है आर गुप्ता की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पुस्तकालय लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। पिछले प्रश्न पत्र यानी कि पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो आप इससे भी देख सकते हैं और यूथ कंपटीशन में लेकर के आप पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, इसी के बाद एक और है, देखिए भाई जो लोग डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डीएसएसबी में लाइब्रेरियन के पद की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आर गुप्ता की ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है।
आप देख सकते हैं डीएसएसबी केवीएस नवोदय विद्यालय के लिए, केंद्रीय विद्यालय के लिए लाइब्रेरियन के पद के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को लेकर के आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और अच्छी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा तो हो गया है, लेकिन पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जहाँ तक बात रह गई कि अगर आप ये कहेंगे कि सर आपने सिलेबस बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया बता के, तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो 15 से 20 मिनट बहुत है। आप इससे ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा नहीं देखोगे, इस वजह से मैं वीडियो की वजह से इसको ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी अगर आप आगे जैसा बोलते हैं, हम आपको एक-एक यूनिट यानी कि 10 यूनिट में 10-10 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो एक यूनिट को लेकर के हम उसके सारे टॉपिक्स पर चर्चा कर सकते हैं। और आप स्वयं में अगर आपने बिलीव एमलीव अच्छे से की है, अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप उसकी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। केवल पढ़ते ही आपको लग जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक तो हमने पढ़ा था, एमलीव में पढ़ा था, एमएलआईएस में पढ़ा था, बीएलआईएस में पढ़ा था। ठीक है, उसी टॉपिक को देखिए और उसकी किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स लीजिए और इसमें आप अच्छे से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, आप इसमें से हल करना शुरू कर दीजिए। सॉल्व पेपर्स हैं, इसमें तो हल है। ठीक है, और इसको डेली पढ़ना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं रुद्र एजुकेशन जोन की तरफ से। आप लोगों का रिजल्ट जैसे ही आता है बीएलआईएस और एमएलआईएस का, आप लोगों को अपडेट किया जाएगा और रिजल्ट के तुरंत अपडेट आपको दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।